नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। वॉर रूम में मैं आ चुकी हूं और इस वक्त दो बेहद खास मेहमान वॉर रूम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन जी रिटायर्ड, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी। इन दोनों से ही इस बारे में हम जानकारी लेंगे कि कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, उसकी तरफ कितनी तेजी से बढ़ती हुई रूसी फौजें दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें, रह रहकर कीव शहर में जबरदस्त तरीके से धमाके हो रहे हैं। कीव में आज आर पार की तैयारी में रूस दिखाई दे रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है सुबह से लेकर अब तक। आपको बताते चले, कीव में कम से कम 10 बार धमाकों की आवाज सुनी गई है। कीव के बेहद नजदीक रूस का बड़ा काफिला पहुंच चुका है। ये बड़ी जानकारी खुद रूस की ओर से भी दी जा रही है। वीडियो जारी करके रूस ने कहा है कि कीव के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। कीव पर भारी पड़ सकते हैं अगले 24 घंटे, यानी कि बीते 9 दिनों से जो बार बार राजधानी कीव को लेकर तमाम तरह की बातें और कयास लगाए जा रहे थे, आज ये माना जा सकता है कि कीव को लेकर आर पार की जंग लेकर सामने आ चुका है। रूस और रूसी सेना का यह दावा है कि कीव के भीतर हम दाखिल हो चुके हैं। आधी रात से अब तक 10 बड़े धमाके कीव में सुने जा चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, एक तरफ यूक्रेन अपने वीडियोस जारी कर रहा है, दूसरी तरफ रूस अपने वीडियोस जारी कर रहा है। दोनों के अपने अपने दावे, अपने अपने वीडियोस। एक तरफ यूक्रेन का ये कहना है कि हमने 9000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस का ये दावा है कि अब तेजी से तमाम शहरों को कैप्चर करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हुए कीव में दाखिल हो चुकी है हमारी सेना। और इन सब के बीच कीव के बेहद नजदीक रूस का जो बड़ा काफिला पहुंचा, उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। मेकोलीव में रूस का टैंक, आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि इस वक्त की स्थिति क्या वहां पर बनी हुई है। ब्रोवरी के पास बेरेमोडा गांव की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कीव के बेहद नजदीक रूस का बड़ा काफिला भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जगह जगह से तबाही की ये तस्वीरें, यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक किस तरह से उड़ा दिए हैं, ये तस्वीर आप साफ तरीके से देख पा रहे हैं कि दोनों ही तरीके से एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है। इन सब के बीच ज़ेलेंस्की भी मानने के लिए तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि कल तक तो हम बचाव की मुद्रा में थे, लेकिन अब हम आक्रमण कर रहे हैं। और इसके साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति की ओर से यह भी दावा किया गया है कि 16,000 से ज्यादा ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। इन सब के बीच पश्चिमी देशों से भी ज़ेलेंस्की ने अपील की है कि आप हवाई हमले बंद करवाइए। और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन युद्ध पर। ब्रिटिश मीडिया का सनसनीखेज दावा, यूक्रेनी राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश। द टाइम्स की ओर से यह दावा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है यूक्रेन युद्ध पर। ब्रिटिश मीडिया का ये सनसनीखेज दावा है और इस दावे में यह कहा जा रहा है कि दरअसल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जिनकी हत्या की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, इसको लेकर लगातार तमाम तरह के विदेशी मीडिया के रिपोर्ट सामने आए। एक हफ्ते में 3 बार ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश की गई है। एक हफ्ते में 3 बार जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उनकी हत्या की कोशिश की गई है। आपको बताते चले, रूस जो लगातार सत्ता परिवर्तन के फिराक में है, क्योंकि ज़ेलेंस्की पर वो दबाव बना रहा था कि नाटो देशों का साथ नहीं दे, नाटो देशों में शामिल नहीं हो, अमेरिका की कठपुतली नहीं बने। लेकिन उसके बावजूद ज़ेलेंस्की की ओर से जो निर्णय लिए गए, उसके बाद बौखलाया हुआ रूस इन 5 तस्वीरों के जरिए 9 दिन की लड़ाई, रूस पर चढ़ाई भी लगातार की जा रही है यूक्रेन की ओर से। तो रूसी सेना तेजी से कई इलाकों पर कैप्चर करते हुए, कब्जा करते हुए अब कीव की ओर तेजी से आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एटमी प्लांट पर ज़ैपोरिज़िया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जबरदस्त तरीके से प्लांट पर बमबारी की गई। हालांकि प्लांट को ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन रूसी कब्जा वहां पर जरूर हो गया है। हाटने की तस्वीरें आपके सामने है, मिकोलीव की तस्वीरें आपके सामने है। अस्पताल पर कैसे एयर स्ट्राइक हुई है, वहां की तस्वीर चारनिहाई की भी आपको दिखा रहे हैं। और कीव पर यह कब्जे की तैयारी, यानी कि 9वें दिन का रूस पर कब्जा, कीव पर कब्जे करने का रूसी सेना, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लगातार सायरन बजता हुआ कीव में आर पार की तैयारी में रूस। राजेश, हमारे संवाददाता लगातार मौके से पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। राजेश के पास हम चलेंगे, क्योंकि बीते आधे घंटे में ही 4 बड़े धमाके हम सब ने सुने। किस तरह से राजधानी कीव, उसके आसपास रूसी सेना तेजी से पहुंच रही है और अब वहां पर आर पार की लड़ाई को अंजाम देने की फिराक में इस वक्त लगी हुई है रूसी सेना। तो कीव के बेहद नजदीक इस वक्त पहुंच चुका है रूस का काफिला और कीव की तरफ तेजी से आगे की ओर बढ़ने की कोशिश में क्या आज रात उसको कामयाबी मिल जाएगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले कि दोनों ही तरफ से बातचीत और कूटनीति के नजरिए से भी इस पूरे मामले के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के संकेत भी दिए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दोनों ही मुल्कों के राष्ट्रपतियों की ओर से जो बयान सामने आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध में
आग में घी डालने की और कोशिश है, क्योंकि एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ अगर उकसावे की कार्रवाई होगी तो फिर समाधान की दिशा में आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और अब हम आपको मैप के जरिए दरअसल दिखाते हैं, वॉर रूम में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि कीव की घेराबंदी किस तरह से की जा रही है। इस वक्त रूसी फोर्सेस की तरफ से रूसी टैंकों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। अगर हम इस पर नजर डालें, 3D सैटेलाइट की ये तस्वीर है, इस पर अगर हम नजर डालें तो आप देखेंगे कि पर किस तरह से बिल्कुल बहुत दूरी तक आप यहां पर देख पा रहे हैं कि रूसी टैंकों की लंबी कतार यहां पर लग चुकी है। और जनरल मैस्टन, मैं आपसे चाहूंगी इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्योंकि अब तो चारों तरफ से जो कीव है उसकी घेराबंदी की कोशिश, और ऐसा लग रहा है कि रूस की आज की पूरी तैयारी कि वो कैप्चर कर ले, कब्जा कर ले कीव पर। और देखिए, इसमें साफ जाहिर है कि कीव की अभी घेराबंदी हो रही है। हाँ, पर उसमें सवाल ये उठता है कि घेराबंदी एक ही डायरेक्शन से करेंगे या पार्शियल 2-3 डायरेक्शन से करेंगे या पूरे कीव। ये जो कतारें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूंगी इसके बारे में आप ये पूरा का पूरा हिस्सा जो हम देख पा रहे हैं, इसके तो बारे में आप बताइए। ये जो अभी आपके संवाददाता ने बताई थी, ये जो कॉन्वॉय आ रहा है ये टैंकों का, ये जनरली ईस्ट से आ रहा है, हमला ईस्ट से हो रहा है। तो एक जो अप्रोच है कीव की तरफ वो ईस्ट से हो रहा है और काफी हद तक इधर से नॉर्थ से भी आया, नॉर्थ वेस्ट से भी आया है। सवाल अब ये उठता है कि कीव की घेराबंदी कैसे करनी है, वो सवाल उठता है। इस मैप के जरिए मैं चाहूंगी जरा आप समझाएं हमारे दर्शकों को। इसमें ये कीव का मैप नहीं है, कीव का मैप अगर दिखा दें। ठीक है, कीव का मैप मैं डालती हूँ, लेकिन उसके पहले ये जो 3D सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, हाँ, इसमें ये तो जो टैंकों की लंबी कतार है, क्या तो ये माना जा सकता है कि यूक्रेन की ओर से जो दावा किया जा रहा था कि कामयाब नहीं होने देंगे, कीव पर कब्जा नहीं करने देंगे, लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में वहां पर रूसी टैंक पहुंच जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि कीव को लेकर रूस अब आर पार की लड़ाई के मूड में। बिल्कुल, वो तो कोई शक ही नहीं है, ये टैंक्स आ रहे हैं लड़ाई के लिए, ये अभी शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, ये इसी डायरेक्शन से आ रहे हैं और मेरे को लगता है कई दूसरे डायरेक्शन से भी आ रहे होंगे। और अगर इसी 2 डायरेक्शन से आ रहे, मान लिए एक ये डायरेक्शन हो गया और एक और कहीं से होगा, तो भी जो कीव का मैप है वो पूरा उनको घेरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो पूरे कीव को घेरेंगे नहीं, फिजिकली टैंक्स और ट्रुप से इस असॉल्ट को मुमकिन करना बहुत मुश्किल होगा। तो बिल्ट अप एरिया की लड़ाई में पूरा घेरना निहायत ही जरूरी है, उसमें समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये एकदम आके ये बिल्कुल सिटी के अंदर दाखिला हो जाएंगे। ठीक है, जनरल कुलकर्णी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले जरा जल्दी से हम यहाँ पर अपने दर्शकों को एक मैप दिखाते हैं यूक्रेन का और 15 शहरों का। ये देखिए 15 शहर जहां पर रूस के बड़े हमले हुए हैं। इन 15 शहरों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी जनरल कुलकर्णी, क्योंकि चाहे ये लवीव का इलाका ले लें, कीव पर अभी कब्जे की तैयारी, हालांकि इसमें अभी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन इरपिन यहां पर भी जबरदस्त तरीके से बमबारी की गई, चाहे सुमी को ले लें, खार्किव सबसे ज्यादा अगर डैमेज किसी को हुआ है तो वो खार्किव का ये पूरा का पूरा इलाका है। मैं चाहूंगी इस मैप के बारे में जरा आप बताएं। ये जो मैप पूरा यूक्रेन का दिखाता है, अगर आप देखें कि रूस का मकसद क्या था, रूस का मकसद था कि यूक्रेन जो है उसके ऊपर कब्जा करना, पर कब्जा दूसरे तरीके से करना। और वो कह रहे थे कि हम कब्जा नहीं करना चाहते, पर यूक्रेन में अपनी हुकूमत लाना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चंद एक जैसे सुमी हुआ, खार्किव हुआ, ये गया, कीव की अब लड़ाई शुरू होने वाली है, राइट। अब इधर जो जापोरिजो था आपके दिसवा जी, अब ये जो है, हाँ, और जिस प्रकार से ये वाला भी हिस्सा पूरा बिल्कुल ये जो इस तरह हाँ, ये जो है आपकी डिनाइपर नदी है जी, और ये पूरे के पूरे नदी के पास नजदीक जा रहे हैं। उस नदी के पास पहुंचने के बाद कीव है, इस पर कब्जे की किस तरह से तैयारी है, यहाँ को कैसे घेर कर रखा हुआ है? ये जो इलाका है कीव का इलाका, ये राजधानी है, राइट। अब ये इसकी 35 लाख की आबादी होती थी। जैसे आपके वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट गौरव और राजेश बता रहे हैं कि कीव जो है तकरीबन खाली हो गया है, 90% लोगों ने छोड़ दिया है, सिर्फ 10-1% है जो लड़ना चाहते हैं, और उनके लड़ने के लिए उनके पास मोलोतोव कॉकटेल है, जावलिन मिसाइल है। अभी ये जो है ना, ये जो अब आ रहे हैं, अब ये हमला जैसे कॉन्वॉय है, इसका यू कॉन्वॉय लगा हुआ है। अब एक बार पहुंच आने के बाद अब ये इसको घेराबंदी करेंगे, चारों तरफ से घेराबंदी करनी जो है बिल्कुल। एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन सीधे मैं इस मैप पर रुक करूंगी। आपको बता दें लगातार बड़ी खबरें आती हुई दिखाई दे रही हैं। कीव में सुबह से रह रहकर जो धमाके हो रहे हैं वो दहला रहे हैं लोगों को। शहर में सुबह से अब तक 10 धमाकों की खबर है। रूसी सेना का कीव के करीब पहुंचने का दावा किया जा रहा है, और रूसी सेना किस तरह से कीव के नजदीक पहुंच रही है, वॉर रूम से वही बताने की कोशिश लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हमारे संवाददाता राजेश जब लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे उस समय किस तरह से धमाके हुए हैं वो रिपोर्ट जल्दी से दिखाते हैं आपको।
अभी एक और धमाका हुआ है यहाँ पे, और मेरे साथ देखिए यहाँ पे एक सिविल डिफेंस के जो ये हैं, इनकी उम्र देखिए आप। व्हाट इज योर नेम? कक्जाबुत्तिबिया? कॉन्स्टेंटिन की आप उम्र देखिए। ये बूढ़ा आदमी है लेकिन हथियार लेके खड़ा है, और यहाँ ये मेट्रो के एंट्रेंस को गार्ड कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कैमरे पे, देखिए ये बूढ़ा आदमी है। इसकी कॉन्स्टेंटिन सी पनीमाश अंग्लिश की चुचुत नियत एंड कक्जा स्कूल का लेते बिया। He's an old man. He's a little shy to tell him that he's 60 years old. But look at him. Look at this is what we were जज्बे की हम बात कर रहे थे, जिसकी बात करते हर कोई लड़ने को तैयार है। देखिए ये हथियार लेके यहाँ ड्यूटी पे खड़ा है, इतना बुढ़ा आदमी, और ये अपने देश के लड़ने के तैयार है। कुछ सवाल इसके बाद मैं आपसे पूछ सकता हूँ अगर आप पूछना चाहें तो। ये थोड़े बुजुर्ग इंसान हैं और इनको इजाजत नहीं है बात करने की, लेकिन ये बड़े काइंड आदमी थे और उन्होंने ये मान ली बात को। ये क्रुशिएटिक मेट्रो का एंट्रेंस है जिसके अंदर बहुत से सिविलियन लोगों ने शरण ले रखी है एज अ बॉम्ब शेल्टर, और ये इसकी एक एंट्रेंस को गार्ड कर रहे हैं। ये जो है ये क्रुशिएटिक मेट्रो, एक मेट्रो स्टेशन है। काफी देखिए अंदर फौजी लोग हैं, ये दो दिख रहे हैं आपको, और ये इसको गार्ड कर रहे हैं, इस वक्त गार्ड कर रहे हैं और एंट्रेंस को। और इसको मैं बता दूं, इसके अंदर बहुत से सिविलियन अभी शेल्टर, जब आप ये सायरन सुन रहे थे और ये बम धमाके हो रहे हैं, तो सिविलियन कोई बाहर नहीं है इस वक्त यहाँ पे, सबके सब शेल्टर लिए हुए हैं। और जो सबसे बड़े शेल्टर है यहाँ पर, लगभग 50 मेट्रो स्टेशन है इस शहर में। सभी मेट्रो स्टेशन इस वक्त सिविलियंस के लिए बॉम्ब शेल्टर के तौर पे यूज किए जा रहे हैं। और ये देखिए फिर सायरन बज रहा है, मेरे ख्याल से नहीं, ये एम्बुलेंस आई है। ये सारे जो हैं बॉम्ब शेल्टर तौर पे यूज किए जा रहे हैं इस वक्त, और उनमें सब अभी जो लोग बचे हैं पीछे, वो सब वहां जब भी ये सायरन बजता है वहां जाके शरण लेते हैं। एक और बम धमाका हुआ है अभी, ये 8वां बम धमाका है चित्रा, अगर आपने सुना हो, लेकिन छोटा तो धमाका था ये, तो क्रूज मिसाइल नहीं है, शायद हो सकता है ये कोई रॉकेट फायर हो या आर्टी फायर हो, और ये काफी नजदीक था, लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर, मेरा अंदाजा ऐसा है। लगातार एक के बाद एक होते बम धमाकों के बीच क्या कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा? सुबह से अब तक रहकर कई धमाके हो चुके हैं, 10 बम धमाके, 10 धमाकों की आवाज से थर्रा रहा है इस वक्त कीव, जो कि राजधानी है। आपको बता दें, खार्किव, लुहांस्की, सुमी, इर्पिन, लवीव, ये तमाम वो हिस्से हैं जहां पर जबरदस्त बमबारी की गई रूस की सेना की ओर से, और अब उसके निशाने पर सीधे राजधानी कीव ही है। कीव जो कि 30 लाख से ज्यादा की आबादी वाला ये शहर, जहां पर 90% से ज्यादा लोग शहर को छोड़कर जा चुके हैं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, या फिर यूक्रेनी सेना वहां पर मौजूद है। लेकिन इन सब के बीच आपको दिखा रहे हैं कब्जे की तैयारी करते हुए जो रूसी टैंक है वो किस तरह से भीतर की तरफ दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज तक की रिपोर्टिंग के दौरान भी कीव में सुबह से रहकर अब तक कितनी बार धमाके हुए हैं हमारे दर्शकों ने सुना भी। और अब जरा कीव के नक्शे के जरिए, कीव जो कि राजधानी है, और इस बात को समझिए कि अगर किसी भी देश की राजधानी पर किसी दूसरे देश का कब्जा हो जाए, इसका सीधा सा मतलब है कि सामने वाला देश उसके सीधे आधिपत्य में, और ये कीव का नक्शा है। इसके जरिए मैं चाहूंगी जनरल कुलकर्णी आप बताएं, कीव के इस नक्शे के जरिए हम इस बात को, यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन देख पा रहे हैं, तमाम रिहायशी इलाके नेस्ता नाबूद कर देने पर इस हिस्से को भी आमादा है पूरी तरह से। मैं चाहूंगी इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को आप जानकारी दीजिए। ये जो कीव पर कब्जा करने की कैसी है कोशिश? कीव जो राजधानी है, ये नदी है, आप देखते हैं कि नदी के दोनों पार कीव का शहर है। बिल्कुल। ये जो पूरा इलाका है, ये तकरीबन 340 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है कीव का। मैं सिर्फ कीव की बात कर रहा हूँ, कीव मेट्रोपॉलिटन की नहीं, जिसको अब जैसे मेस्टन साहब बता रहे हैं ना, ये जो रास्ते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये जितने भी रास्ते आएंगे ये इनको घेरने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इस कीव जो शहर है, मेन शहर जो बिल्कुल दिल है, ये जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, ये प्रेसिडेंशियल, अब उसके ऊपर जहाँ पे राजेश रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से तकरीबन राजेश बिल्कुल यहीं पर है, यहाँ बिल्कुल राजेश यहीं पे बैठे, वो तो मेन स्क्वायर में है राजेश, तो वहां से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि यहाँ पूरा जो शहर है वो खाली हो चुका है, लोग बहुत कम, बुजुर्ग जैसे देख रहे हैं आप, जो कीव के शहर की रखवाली के लिए खड़े हैं। तो ऐसे हालात में जो कॉन्वॉय पीछे से आ रहा है, ये सारे जो पीछे से आ रहे हैं, उनका मकसद होगा कि एक जगह पे, 2 जगह पे जाएंगे और फिर धीरे करके वो इसको घेराबंदी में लेकिन अपनी राजधानी को बचाने की कोशिश में यहाँ पर यूक्रेनी फोर्सेस भी लगातार लगी हुई हैं। मैं चाहूंगी जनरल मेस्टन आप किस तरह से इसको डिफाइन करके हमारे दर्शकों को बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह की बड़ी तैयारी में इस वक्त लगी हुई है टीम? आप यूक्रेनियन फोर्सेस की बिल्कुल ओके।
पहली बात तो जो जनरल कुलकर्णी ने बताया बिल्कुल ठीक है कि घेरा आइसोलेशन का मतलब समझना है। ये जो कार्रवाई है, ये जो घेराबंदी है, इसको बोलते हैं आइसोलेशन। इसका मकसद ये है कि यहाँ से कोई ना बाहर जाए ना बाहर से कोई मदद आए, तो उसका इंटेंट बहुत क्लियर है। आइसोलेशन करने के बाद अगला जो फेस करेंगे वो होगा थोड़ा इन्वेस्टमेंट का मतलब है कुछ इलाकों से, सारों से साइमल्टेनियस अटैक नहीं होगा। कुछ इलाकों में जो उनको लगता है कि थोड़े यूक्रेनियंस की कमजोरी है, वो थोड़ा अटैक शुरू करेंगे इस प्रकार। और मान लो यहाँ से 3 डायरेक्शन से हुआ और एक आध यहाँ से, तो उनको ये दिखाएंगे। अब इसमें मेन कहां से होगा वो नहीं पता चलेगा, हो सकता है कि ये मेन होए और इधर भी दिखाएंगे तो दुश्मन थोड़ा कंफ्यूज होगा कि हर कहां से आ रहा है। ठीक है, जल्दी से मैं दिखा देती हूँ एक और ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों से कि कहां से रूसी सेना, आप देखिए यहाँ पर कहां से रशिया की ये कोशिश है कि चारों तरफ से घेर कर इलाके को पूरी तरह से नेस्तानाबूद करते हुए, खासतौर से कीव पर जो ये बीच का हिस्सा हम दिखा रहे हैं और बार बार कीव का मैप भी हमने आपको दिखाया। सर, इस मैप को किस तरह से समझाएंगे आप? देखिए, इस मैप से साफ है कि ये पहली बात रशिया का मकसद क्या था। देखिए, एक तो यहाँ से ये हुआ था, ये आपका जो नॉर्थ वेस्ट या बेलारूस और नॉर्थ से ये खार्किव में, इनको मैं थ्रस्ट लाइन बोलूंगा। एक थ्रस्ट लाइन ये हो गई, एक नॉर्थ हो गई, एक ईस्टर्न में ये डोनेट्स्क और एक सदर्न में ये वाली जो थ्रस्ट लाइन है जी। ये थ्रस्ट लाइन देखा जाए, कोई भी अगर मिलिट्री मैन बोलेगा ऑब्जेक्टिव बहुत शैलो हैं, बहुत कम इन्होंने लिया है ये 9 दिन की लड़ाई में। बिल्कुल, पर उसका कारण है क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव्स डीप नहीं जाना था, इनके ऑब्जेक्टिव्स कुछ शहरों को घेरना था जैसे खार्किव वगैरह। तो आपने देखा कहां यूक्रेन में रूसी फौजें पहुंची और कहां पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया, एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जल्दी से राजेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सीधे कीव से। राजेश, इस वक्त की स्थिति क्या बयां करती है? आप वहीं पर मौजूद हैं लगातार जहां पर रूसी फौजें तेजी से आगे की ओर बढ़ती हुई, अभी स्थिति कैसी बनी हुई है? जब आपसे बातचीत हो रही है तब तक वहां पर धमाके हो रहे हैं, अभी के हालात कैसे बयां करेंगे राजेश आप? देखिए, अभी एक धमाका और हुआ है जस्ट 5 मिनट पहले, तो लगातार धमाके हो रहे हैं सुबह से। ये 12वां या 13वां धमाका है सुबह से पिछले 2 घंटे के अंदर। तो कहीं ना कहीं कुछ फौजी कार्रवाई चल रही है, इस चीज का इंडिकेशन है। और जो मैं पहले बोला था कि हो सकता है कि जो डिफेंसेस यूक्रेन फौज बनाने की कोशिश कर रही है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है, शायद रूसी फौज उसको तबाह करने की कोशिश कर रही है ताकि जब वो फाइनल ऑफेंसिव लॉन्च करे तो उसे बीच में कोई अड़चन ना आए। ओवर टू यू। रहकर कई धमाके हो चुके हैं कीव में। इन सबके बीच ब्रिटिश मीडिया की ओर से बड़ा दावा किया गया है कि एक हफ्ते में 3 बार किस तरह से ज़ेलेंस्की की जान लेने की, उन्हें मारने की कोशिश की गई है। इस खबर को किस तरह से समझा जाए राजेश? देखिए, इसको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है। ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा हो सकता है, और हो सकता है सच भी हो। हमारे लिए इसमें कुछ भी कहना कि ये सच है गलत है बहुत मुश्किल होगा, पर देखने से ये लगता है क्योंकि ज़ेलेंस्की की लोकेशन ही किसी को नहीं पता है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है अभी इस बारे में। अब इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अब ज़ेलेंस्की कहां पर है? उनके वीडियोस तो जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन सबके जहन में यह सवाल होगा कि ज़ेलेंस्की कहां है, राष्ट्रपति इस वक्त कहां पर मौजूद है। लेकिन जल्दी से एक और बड़ी खबर लेते हुए फौरन राजेश आ रही हूँ। सुबह से अब तक रहकर धमाके, आज तक की रिपोर्टिंग के दौरान धमाके की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। 13 धमाके अब तक हो चुके हैं सुबह से लेकर अब तक। कीव में सुबह से रहकर धमाके हो रहे हैं। राजेश, आप कीव में बिल्कुल बीच में उस जगह पर मौजूद हैं जिसको राजधानी का दिल कहा जाता है, वहां से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सुबह से अब तक 13 धमाके हो चुके हैं। इस वक्त वहां पर समय क्या हो रहा है और अपने आसपास किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं राजेश? समय यहाँ अभी 11 बजने वाले हैं हिंदुस्तानी टाइम में, और यूक्रेन के टाइम में 3.5 घंटे का फर्क है सर्दियों में। तो आप मेरे ख्याल 11 बजे के आसपास बजे हैं अभी, और बाकी मैं कुछ खास रिपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए बहुत चीजें वैसी लग रही जैसे पहले थी, एक्सेप्ट कि धमाके हो रहे हैं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ निप्रो नदी के बांध पर जाने की, जो पूर्वी और पश्चिमी कीव को 2 हिस्सों में बांटता है। मैं कुछ चंद मिनटों के बाद वहां पहुंच जाऊंगा और वहां से रिपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, फौजी एक्टिविटीज चल रही हैं, वही अपने डिफेंसेस प्रिपेयर कर रहे हैं, रोड ब्लॉक तैयार कर रहे हैं, और सामान्य जो फौजी कार्रवाई है इस दौरान जब एक सिटी सीज में होती है वो कार्रवाई यहाँ चल रही है। आपको लग रहा है कि यूक्रेन की जो फौज है वो भी पूरी तैयारी के साथ इस वक्त अपनी राजधानी को बचाने में लगी हुई है? वहीं दूसरी तरफ हम सब देख पा रहे हैं कि रूसी सैनिक कितनी तेजी से कीव की ओर आगे बढ़ने की कोशिश। 13 बम धमाकों के जरिए रूस क्या संदेश दे रहा है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए, उसके बाद आप जहां जाना चाहते हैं मैं चाहूंगी कि आप फौरन जाएं ताकि वहां की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा पाए। राजेश, देखिए, अभी इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है कि धमाकों का मतलब क्या है।
सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा सकता है, और अंदाजा ये है कि कहीं कोई लिमिटेड छोटा मोटा अगर कहीं छुटपुट जो है लड़ाई आपस में हो सकता चल रही हो, या सिर्फ ये धमाके सिर्फ जो डिफेंसेस यूक्रेन तैयार कर रहा है, जो यूक्रेन फौज तैयारी कर रही है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा डिफेंस कीव का डिफेंस है। तो कीव जो यूक्रेन की फौज है वो अपनी पूरी ताकत झोंक देगी इसमें, पूरे मैक्सिमम लोग लगा देगी, मैक्सिमम इक्विपमेंट लगाएगी कीव की रक्षा के लिए, क्योंकि कीव का गिरना यूक्रेन का गिरने के बराबर माना जाएगा। बिल्कुल। तो यूक्रेन की फौज हर कुछ करेगी, हर संभव प्रयास करेगी, पूरी जान लगा देगी कीव को बचाने के लिए, और उसी को बचाने की तैयारियां इस वक्त यहाँ कीव की फौज कर रही है। रूस जितना ताकतवर है, अगर उसके लिहाज से हम देखें तो उसने पहले दूसरे हिस्सों को निशाना क्यों बनाया, चाहे खार्किव का इलाका हो, लवीव का हो, या फिर यूक्रेन के तमाम दूसरे हिस्से जहां पर जबरदस्त बमबारी की गई है। कीव को लेकर उस तरह की तस्वीर अब तक देखने को नहीं मिली है। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है रूस की? देखिए, जो रूस की स्ट्रैटेजी शुरू से बहुत क्लियर रही है, जो पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन है, जो रूसी बहुल इलाका है, रूस की स्ट्रैटेजी ये है कि अगर कोई समाधान नहीं निकलता है और स्टेलमेट हो जाता है, तो निप्रो नदी के पूर्व का और दक्षिण का पूरा यूक्रेन वो रूस के कब्जे में रहेगा। या तो वो उसे एक इंडिपेंडेंट देश डिक्लेयर कर देगा, या रूस उसको अपनी टेरिटरी के अंदर मिला लेगा, और जो पश्चिमी यूक्रेन है, जहां रूसी विरोधी लोग ज्यादा हैं, वहां किसी तरह की छुटपुट गुरिल्ला वॉरफेयर चलती रहेगी। ऐसा मेरा मानना है। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप बताइए, आप कह रहे हैं कि एक ऐसा हिस्सा है धमाका हुआ है, अभी 14 धमाका हुआ है, 14 धमाका जो आपने सुना होगा, 14th ब्लास्ट नाउ। 14 धमाके, कीव में लगातार खतरे के सायरन बज रहे हैं, 14 धमाके, यानी कि ये धमाके रुकने वाले नहीं हैं। जिस तरह से आपकी रिपोर्टिंग के दौरान ही लगातार हमारे दर्शक आवाज इन धमाकों की सुन पा रहे हैं। राजेश जी, लगातार चल रहे हैं। ये बहुत अनयूजुअल है, क्योंकि जब से मैं यहाँ कीव से रिपोर्ट कर रहा हूँ 4-5 दिन से, इतने छोटे ड्यूरेशन में इतने सारे धमाके अब तक नहीं हुए हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल, जब से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बीते 9 दिनों से लगातार अलग अलग हिस्सों में जाकर राजेश आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल पूछने जा रहे हैं। इन 14 धमाकों का मतलब भी आप दोनों से, और राजेश मौजूद है वहां से, आप सीधा सवाल पूछ सकते हैं सर। राजेश, आप अपना ख्याल रखिएगा, बिकॉज आप काफी कुछ जेलेंस्की के जैसे ही दिखते हैं, इसलिए वहां पे यूक्रेनियंस आपसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि वहां पे जबरदस्त सायरन भी बज रहे हैं, गोलाबारी भी हो रही है, पर क्या आपको लगता है कि कीव टाउन के अंदर कितने एक लोग बच गए होंगे? मुझे तो लगता है कि पूरा टाउन बिल्कुल ही आबाद हो चुका होगा, और ये कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर तो नहीं है कि आउटसाइड आउटस्कर्ट पे बॉम्बिंग हो रहा है, और जो रूसी काफिला है वो धीरे धीरे करके अब कीव की तरफ बढ़ रहा है। राजेश, देखिए, जहां तक सवाल है यहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन का, वो लगभग समाप्त हो चुकी है। सिविलियंस लगभग ये पूरा शहर छोड़ के जा चुके हैं। 3-4 दिन पहले रूसी चेतावनी के बाद ही लगभग सारे सिविलियंस ने, जो लड़ने के काबिल नहीं है या लड़ना नहीं चाहते हैं, वो ये शहर छोड़कर जा चुके हैं। अभी ये एक भूतिया शहर है, सिर्फ फौज दिखती है आपको, मिलिशिया दिखता है और कुछ सिविलियन लोग दिखते हैं, लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं छुपा हुआ हथियार जरूर है। और ये एक तरह से यूक्रेन फौज की भी मदद कर रहा है ये स्टेप जो है, क्योंकि जो रूसी मिलिशिया और स्पेशल फोर्सेस जो कीव के अंदर 8 दिन पहले एंटर हो चुके थे और जिन्होंने कुछ सेबोटाज भी किया था, उनको पकड़ पाना, आइडेंटिफाई कर पाना और उनको न्यूट्रलाइज करना अभी यूक्रेन फौज के लिए शहर के अंदर काफी आसान हो गया है। वॉर रूम में चूंकि हमारी मौजूदगी है, जरा आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए समझा सकते हैं कि कैसे रूस का जो मंसूबा है वो उसमें जल्दी जल्दी कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन में कहां कहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, चाहे रिवरे की बात करें, ये 2-3 आपको हिस्से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, आपको बता दें कि यहां पर रूस ने पहले तो जबरदस्त तरीके से बमबारी की और फिर यहां पर अपना कब्जा वो कर चुका है। जनरल मैं चाहूंगी जल्दी से आप इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन का एक जगह कब्जा हो चुका है, बाकी जगहों की तैयारी में इस वक्त रूस की सेना दिखाई दे रही है। बिल्कुल ये कब्जा हो चुका है। इसमें यह भी समझना है, इस न्यूक्लियर प्लांट में 6 रिएक्टर थे, सारे फंक्शनल हैं और जो इनपुट्स मिले हैं वो बहुत रिलायबल हैं। हाँ। इन्होंने जो ये आग लगी थी वो बाहर लगी है। हाँ। प्लांट को कुछ डैमेज नहीं हुआ है, रिएक्टर्स को कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो रेडिएशन नहीं है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को रूस ने लिखित में एक लेटर दे दिया है जी कि ये हमने इसको ले लिया है और साथ ही ऑपरेशनल है। हाँ। और ऑपरेशनल के लिए यूक्रेन के जो वहां पर
उसको मैन कर रहे ठीक थे है। वो ऑलरेडी कर रहे हैं। प्रोफेसर एन राजारामन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर राजारामन जो कि न्यूक्लियर एक्सपर्ट हैं, वो हमको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ये जो रूसी कब्जा है ये क्या कहता है। ऐसा अब विस्तार से आप सुबह से ही प्रोफेसर आर राजारामन को हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, आप सुबह से ये खबर देख रहे हैं, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी कब्जा जबकि 3 उसकी निगाह में है। किस तरह से हमारे दर्शकों को आप समझाएंगे रूस का मकसद यहां से आपको क्या नजर आ रहा है, उसके अगले टारगेट पर क्या दिखाई देता है यहीं से? आप मेरे से पूछ रही थी, मैं राजारामन हूँ। जी सर प्लीज। ये पहले मैं आपको इस रिएक्टर के बारे में बताता हूँ। यहाँ आसपास जो आग जल रही है उससे खास कुछ डैमेज नहीं हो सकती, लेकिन अगर उसकी वजह से अगर बिजली रुक जाए वहां तो बड़ी सीरियस मैटर है। तो रिएक्टर फिर ठंडा नहीं कर सकते, उसको गर्म हो जाएगी और एक्सप्लोड हो जाएगी, जैसे हुआ था फुकुशिमा में कुछ साल पहले। तो पहला खतरा ये है कि वहां बिजली नहीं उड़ना चाहिए। दूसरा खतरा ये है कि अगर बिजली उड़ भी जाए, उनके पास डीजल की चलाने वाली पानी सर्कुलेशन मेथड है, उसके लिए डीजल को आने देना चाहिए वहां। अगर रास्ता बंद हो, डीजल ना आ सके या उनके कार्यकर्ता ना आ सके, फिर भी रिएक्टर गर्म हो सकती है। तो यही खतरे हैं। शेलिंग से ज्यादा कुछ नहीं होगा, उसके सिर पर एक शेल हुआ तो वो तो गंभीर बात है, लेकिन अगर आसपास कोई शेलिंग हुई उससे रिएक्टर को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज़ेपोरिज़िया पर जिस तरह से लगातार बमबारी की गई, उसके बाद रूस ने उसे अपने कैप्चर में कर लिया, वो पूरा का पूरा हिस्सा कब्जे में आ चुका है। उसके जरिए आपको लग रहा है कि यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में रूसी सेना रहेगी या फिर वेट एंड वॉच की पोजीशन अभी उसकी रहने वाली है? मेरे ख्याल में वेट एंड वॉच पोजीशन ही रहेगी फॉर क्वाइट टाइम के लिए। ये इतनी जल्दी से ये रिजॉल्व होने वाला नहीं है। वो पीछे हटना नहीं चाहेंगे पुतिन जी, और ना यूक्रेनी उतनी आसानी से हारेंगे। तो ये तो कुछ दिनों के लिए चलेगा, लेकिन जैसे रिएक्टर जैसे जगहों में खासकर ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि वो अगर एक्सप्लोड हो जाए तो न्यूक्लियर बम जैसे नहीं होगी, लेकिन चेरनोबिल जैसे हो सकती है, उससे भी बड़ी हो सकती है। प्रोफेसर राजारामन, किसी भी देश के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं चाहूंगी इसके बारे में आप बताइए। यहां पर मैप के जरिए हम 4 हिस्से दिखा रहे हैं जहां पर यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसमें से एक पर कब्जा कर चुका है रूस। न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देश की जो बिजली आती है उसमें से काफी ज्यादा शेयर इन पावर प्लांट्स में, खासकर यूक्रेन में। इंडिया में उतना नहीं है, फ्रांस में बहुत ज्यादा है। ये हर एक देश में फर्क पड़ता है कि न्यूक्लियर कितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। तो यूक्रेन में उसी प्लांट के अंदर 6 रिएक्टर्स हैं, काफी कुछ इलेक्ट्रिसिटी वहां से आ रही है, लेकिन वो सब अभी रुकी नहीं है, ना रुकेगी भी अगर उसके ऊपर बम ना डाल दे सिर के ऊपर। आसपास जो आग वगैरह चल रही है उससे कोई खतरा नहीं है। जैसे मैंने कहा, एक ही खतरा यह है कि अगर बिजली कट ऑफ हो जाए तो वह बहुत गंभीर मामला है। वही हुई थी फुकुशिमा में। बिल्कुल, क्या वही मकसद अब इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है रूस का कि बिजली कट कर दी जाए? क्योंकि अभी तक कीव से भी हमारे जो रिपोर्टर वहां पर मौजूद है वो पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं, वहां पर इंटरनेट भी सुचारू रूप से चल रहा है, बिजली भी वहां पर आ रही है, तभी वो अपने सारे इक्विपमेंट्स को चार्ज कर पा रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि रूस की अब ये कोशिश होगी कि चारों तरफ घुप अंधेरा कर दिया जाए उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करके? और युद्ध में ये एक अहम स्ट्रैटेजी भी होती है, अगर दूसरे देश को इस तरह से हम नुकसान पहुंचाते हैं तो? हाँ, ये हो सकता है। इसीलिए वो ध्यान रखना चाहिए कि बिजली के तार ना कट जाए। और एक और चीज भी है, ध्यान रखना चाहिए कि वो रिएक्टर वाले के पास डीजल है, जिससे अगर बिजली कट भी जाए तब भी वो कूलिंग को चला सकते हैं। ये दोनों चीजों को याद रखना चाहिए। लेकिन अगर रूस बम्बिंग करते जाए कभी न कभी ये हो सकता है। ये खतरनाक चीज है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपकी ओर से दी गई है। अब जल्दी से एक सवाल और मैं पूछ लेती हूँ, उसके पहले हम यहाँ पर लगातार इस मैप के जरिए बता रहे हैं कि 4 न्यूक्लियर प्लांट है, 15 रिएक्टर है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि इसका रुख करते हुए यूक्रेन के शहरों पर आज भी धड़ाधड़ रूसी हमले जारी हैं। एक के बाद एक कई शहरों को निशाना बनाता हुआ राजधानी कीव की तरफ बढ़ता हुआ रूसी जत्था इस वक्त जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, रूस की फौज तेजी से बढ़ती हुई कई शहरों को निशाना बनाती हुई तेजी से आगे, राजधानी जो उसके सबसे ज्यादा नजरों में चुभा हुआ है। चाहे तो मेर में स्कूल पर बमबारी की गई है, यूक्रेन की ओर से यह दावा किया गया है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो चाहे वो स्कूल्स हो, उसको भी धराशायी कर रहा है। रूसी हमले में स्कूल बिल्डिंग धराशायी हो गई है, यूक्रेन की ओर से यह दावा किया जा रहा है। और तस्वीरें आप देखिए,
इन तस्वीरों के जरिए रूस का एक तरफ अपना दावा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि हमने भी बड़े पैमाने पर रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इस सब के बीच प्रोफेसर राजानमन, एक बार फिर से आपके पास आते हुए उसके बाद मैं स्टूडियो में अपने मेहमान का रुख करूंगी। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में तो यहां पर हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो न्यूक्लियर हमले की धमकी रूस की ओर से बार बार दी गई कि अगर ऐसा होगा तो अंजाम भुगतना होगा, उसने इसको लेकर युद्धाभ्यास तैयारियां भी वहां पर शुरू कर दी हैं। तो इसके जरिए किस तरह का संदेश देने की कोशिश में रूस, उसकी सेना, पुतिन इस वक्त लगे हुए हैं? मेरे ख्याल में वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब की उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कुछ दिन पहले पुतिन साहब ने, वो फजूल की धमकी है। उससे कुछ वो ना बॉम्ब डालने वाले हैं ना बॉल, उतना पागल तो नहीं हुआ वहां अभी तक। तो मेरे ख्याल में वो तो यूं ही डराने के लिए लिखा है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वेस्ट में वो इसको कुछ खास खतरा नहीं मानते हैं, क्योंकि बॉम्ब डालना बड़ी चीज होती है, वो तो सारी दुनिया फिर बर्बाद हो सकती है। रिएक्टर छोटी चीज है, उसमें शायद वो करते नहीं, कब्जा कर रहे हैं उस एरिया को, वो ही कर रहे हैं, उसमें भी खतरा है। लेकिन उनको बॉम्ब फेंकने का वो जो धमकी दे रहे हैं वो फजूल की धमकी है। आपको लग रहा है कि ये जो परमाणु बम से हमले की धमकी दी जा रही है वो फिजूल की धमकी है, मौजूदा वक्त इसकी इजाजत नहीं देता? हालांकि अगर हम तुलना करें अमेरिका या फिर बाकी देशों से तो उस तुलना में हम पाएंगे कि रूस इस मामले में कितना ज्यादा शक्तिशाली है। एक बार फिर से जरा मैप को आप देखिए, इसके जरिए हम आपको बता रहे हैं 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, जिनमें से एक पर कब्जा कर चुका है इस वक्त रूस। यहां पर 15 रिएक्टर है, उसके 13.8 GW की क्षमता है और 55% बिजली उत्पादन होती है। इसी को लेकर अब रूस की मंशा ये होगी, क्या इस बात को जनरल माना जा सकता है कि दरअसल अब उसकी कोशिश यही होगी कि ये जो बिजली उत्पादन जो सुचारू रूप से अभी भी चल रहा है उसको जल्द से जल्द कट किया जाए, उसको रोका जाए और चारों तरफ घुप अंधेरा और फिर एक अलग स्ट्रैटेजी के तहत आक्रमण को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, कीव को कैप्चर करने के लिए ये किया जा सकता है। हाँ। इसके फायदे नुकसान है, पर मेरे को लगता है फायदे ज्यादा हैं, तो किया जा सकता है। और वहां पर जो लोग हैं, बिना बिजली के, ये ठंड का टाइम है तो उनको बहुत दिक्कत आएगी। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। और इनकी ये जो अभी कम्युनिकेशन भी खत्म करना है, क्योंकि आजकल जो इनके ये सारे वहां पर आपने कम्युनिकेशन की बात कही कि कम्युनिकेशन कट किया जाए। जो उनकी मिलिशिया है बिल्कुल, उनको भी कम्युनिकेशन मोबाइल द्वारा ही करना है। बिल्कुल। तो जब आपके पास बिजली नहीं है, चार्जिंग नहीं है, तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनकी कम्युनिकेशन रोकना है। फौज के पास तो अपना कम्युनिकेशन का साधन होगा, लेकिन उसको भी चार्ज करना है, तो ये किया जाएगा। क्या रूस ऐसा कर सकता है, आपको लग रहा है जनरल कुलकर्णी? ये देखिए, ये जो पावर प्लांट है ये 1984 में एक्टिव हुआ है। 1984 और रूस सोवियत यूनियन का कब बंटवारा हुआ? 1991 में। 91 में बंटवारा हुआ। 1984 से ये न्यूक्लियर प्लांट एक्टिव है। इसका मतलब रूस को इसके बारे में सब कुछ मालूम है, इसमें कोई शक नहीं है। प्लस चेर्नोबिल वाला है, वो भी रूस का पावर प्लांट था, उसको सब कुछ मालूम है। तो और ये दोनों जो पावर प्लांट्स हैं ये डिनाइपर नदी के ऊपर हैं। और इस नदी के ऊपर होने के कारण उनको मालूम है कि अभी पहले आपके पास आऊंगी, जरा इसके जरिए हम दिखा रहे हैं कि कहां कितने एटमी हथियार हैं। आप इसके जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे आगे इसमें रूस है, आपको बता दें 5977 रूस के पास एटमी हथियार हैं और वो सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है इस पूरे के पूरे मामले में। आप देखेंगे रूस सबसे ज्यादा ताकतवर, यानी कि अमेरिका से भी अगर हम तुलना करेंगे तो रूस यहां पर शक्तिशाली आपको दिखाई दे रहा है। अमेरिका 5428, चीन के पास 350 है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हुए, यूक्रेन के शहरों पर धड़ाधड़ हमले, रूस के हमले जारी हैं। इस सब के बीच जातोमीर में स्कूल पर बमबारी हुई है यूक्रेन की ओर से, ये दावा किया जा रहा है। राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, यूक्रेन का दावा है स्कूलों को निशाना बना रहा है रूस। देखिए, इस वक्त यूक्रेन में कोई स्कूल फंक्शनल नहीं है, किसी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और वो सिर्फ एक बिल्डिंग है जिसका इस्तेमाल हो सकता है फौज भी कर रही हो। तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, उसमें बम गिर रहे हैं तो इट इज जस्ट अ बिल्डिंग राइट नाउ। दूसरा, मैं ज्वाइन इसलिए किया है, आपको अपडेट दे दूं कि अब तक 20 से ज्यादा ब्लास्ट हो चुके हैं और जो लास्ट ब्लास्ट हुआ है, अभी जो बम गिरा है या ब्लास्ट हुआ है, वो यहाँ सिटी सेंटर से सिर्फ 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर दूरी पे हुआ है, बहुत करीब था सिटी सेंटर के। ये 20वां ब्लास्ट, ये आपको मैं अपडेट देना चाहता था। राजेश, प्लीज आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप जहां पर मौजूद हैं और उसके 3-4 किलोमीटर की परिधि पर इस तरह से ब्लास्ट हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा ख्याल करने की जरूरत है, क्योंकि आज रूस की मंशा क्या ये माना जा सकता है कि कीव को लेकर आर पार की है? राजेश, देखिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत अनयूजुअल है। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 2 घंटे के उसके टाइम के अंदर अंदर 20 बार ब्लास्ट हुए हों। और जो आखिरी ब्लास्ट था ये बहुत नजदीक लग रहा था, 4 से 5 किलोमीटर दूर, सिर्फ सिटी सेंटर से।
तो इसका अर्थ है कि हो सकता है जो आप बोल रहे थे कि रूसी सेना मूव इन करने की कोशिश कर रही है, हो सकता है आपकी बात सच निकल जाए। ओवर। तो क्या ये माना जा सकता है कि रूस की ओर से जो वीडियो जारी कर दावा किया गया है कि कीव में हम दाखिल हो चुके हैं, क्या अब इस तरह की बमबारी के जरिए उसके दावे को सच माना जा सकता है? राजेश, देखिए, मैं आपको पहले एक चीज और दोबारा बता दूं जो मैंने पहले एक बार एक शो में बोली थी कि कीव और कीव ओब्लास्ट दोनों को ही कीव बोला जाता है, दोनों में फर्क है। कीव एक शहर है और कीव जब हम बोलते हैं ओब्लास्ट, वो एक रीजन है पूरा, जिसका लगभग लंबाई चौड़ाई लगा लीजिए आप 300 से 200 किलोमीटर के आसपास होगी, 300 किलोमीटर बाय 200 किलोमीटर, तो वो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। अब ये जो खबर आपकी आ रही है कि चीनी सेना कीव के अंदर मूव कर चुकी है, क्या वो कीव शहर में मूव कर चुकी है या कीव ओब्लास्ट के अंदर मूव किया है, ये क्लियर नहीं है। और जो वीडियो मैंने देखा था जिसमें आसपास काफी जंगलात दिख रहे थे, उसको देख के ये लग रहा था कि कीव ओब्लास्ट की बात हो रही है, जो काफी बड़ा एरिया है। ओवर टू यू। जनरल कुलकर्णी, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। राजेश, अभी ठीक रहेगा कि अगर आप बॉम्ब शेल्टर से ही किसी प्रकार से रिपोर्टिंग करते रहे, क्योंकि क्या लगता है आपको कि सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट्स हैव कमेंस्ड? देखिए, मैं इसको कन्वेंशनल वॉर में सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट्स इज जनरली ऑन द डिफेंसेस। जब अगर बिल्ट अप डिफेंसेस हो, अच्छी मजबूत डिफेंसेस हो, उन पे आर्टिलरी का फायर होता है उनको सॉफ्टन अप करने के लिए। ये हम इस शहर की बात कर रहे हैं, जो पूरा शहर है इसकी सॉफ्टनिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि डिफेंसेस आर हिडन इनसाइड द बिल्डिंग्स, इनसाइड द सिविलियन एरियाज। तो यह सॉफ्टनिंग शहर की सॉफ्टनिंग नहीं हो सकती है। जो कन्वेंशनल वॉर में हम डिफेंस की सॉफ्टनिंग करते हैं, बिल्ट अप डिफेंस होती है, जो ट्रेंचेस होती हैं, बंकर्स होते हैं, जिन पे आर्टिलरी फायर होता है, रॉकेट फायर होता है, उसको सॉफ्टन किया जाता है ताकि दुश्मन पिन डाउन हो जाए, बाहर ना निकल सके, उसी लोकल कम्युनिकेशन टूट जाए और अटैक किया जा सके। इस सिनेरियो में सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट का इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से सही शब्द नहीं होगा। जल्दी से राजेश, ये जो बॉम्बिंग हो रहा है, क्या इससे अंदाजा लगाया सकता है कि ये जो कंप्लीट काफिला आ रहा है मैकेनाइज्ड कॉलम्स का, उनके लिए जगह बनाई जा रही है जिससे घेराबंदी आसान हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसा कुछ करने के अंदेशा हो सकता है। देखिए, क्योंकि इन्होंने ऑब्स्टिकल्स लगाए हैं, हर एक एक्सिस को इन्होंने ब्लॉक कर दिया है टू डिनाई ऑल रोड्स इन द सिटी। तो उनको कहीं ना कहीं जो उसके अराउंड उन्होंने डिफेंसेस बिल्डअप की हैं, उनको सॉफ्टनिंग करने के लिए ये फायर पक्का हो सकता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। राजेश, वन क्विक क्वेश्चन, ये जो मिलिशिया लड़ाई कर रही है, इनके पास हथियार और एम्यूनिशन क्या काफी भारी तादाद में है कि नहीं, क्योंकि सारी लड़ाई उस पर भी निर्भर है? देखिए, जो मुझे लोकल मिलिशिया के सोर्सेज ने खबर दी थी यहाँ पे, उन्होंने बताया था कि लगभग 3000 ऑटोमेटिक राइफल्स बांटी जा चुकी हैं। अगर हथियार ऑटोमेटिक है तो जाहिर है कि एम्यूनिशन का खर्चा बहुत ज्यादा होगा, उसमें काफी एम्यूनिशन की जरूरत पड़ेगी। अगर ऑटोमेटिक हथियार दिए हैं तो मेरा ये मानना है कि एम्यूनिशन भी काफी बड़ी क्वांटिटी में सप्लाई किया गया होगा। और लेकिन मिलिशिया का रोल अब तक जो मैंने देखा है, उन्हें सिर्फ सिटी के अंदर लगाया गया है। जैसे मेट्रो एंट्रेंस, मैंने आपको एक बूढ़े आदमी से बातचीत करवाई थी आज से थोड़ी देर पहले, जो कि अभी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के हाथ में हथियार लेके खड़ा है। तो मिलिशिया है वो अभी उनको जिस तरह से हम इंडिया में टेरिटोरियल आर्मी यूज करते हैं, उस रोल में कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा है। जबकि जो मेन हार्डकोर और रेगुलर यूक्रेन आर्मी है, आई थिंक वो इस वक्त कीव की पेरीमीटर पे है कि हर एक्सिस को डिफेंस करने के लिए पेरीमीटर में मूव कर चुकी है। ओवर टू यू। बिल्कुल, यही कोशिशें लगातार इस वक्त की जा रही है रूस की ओर से, और जिस तरह से लगातार बमबारी एक के बाद एक हो रही है। राजेश ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, कीव से उन्होंने जानकारी दी है कि 20 से ज्यादा धमाके वो सुन चुके हैं बीती रात से अब तक। यानी कि सीधा सा मतलब यही है कि अब रूसी सेना तेजी से कीव पर कब्जा करने की मंशा के तहत आगे की ओर बढ़ती हुई। राजेश, मैं चाहूंगी आसपास की तस्वीरें भी आप हमारे दर्शकों को दिखाएं, और 20 से ज्यादा बमबारी अगर वहां पर हो रही है, यानी कि रूसी सेना जिस मंसूबे के साथ आगे की ओर बढ़ना चाहती है, एक तरफ तो बातचीत जारी है, लेकिन दूसरी तरफ हमले के जरिए यूक्रेन से वो अपनी मंशा को पूरा करवाने पर रशिया आमादा है। देखिए, ये एक छोटी सी गली है, लाइव, इट्स नॉट रिकॉर्डिंग, इट्स नेट रिकॉर्डिंग। दे आर लुक, ये देखिए सिपाही बैठे हैं हर एक गली को। एक छोटी गली है शहर में जो सेंटर से बाहर की तरफ जा रही है, यहां भी वे हर चीज चेक कर रहे हैं, हर जगह फौजी बैठे। एट नेट रिकॉर्डिंग, नॉट रिकॉर्डिंग, ओके, लाइव। They are telling me not to show it that side, बता रहे हैं कि इस तरफ ना लाएं, और रिकॉर्डिंग डर है कि शायद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। देखिए, अब सब कुछ खाली है, छोटी छोटी गलियां भी, इसमें पैरामिलिट्री या मिलिशिया और मिलिट्री उनको जो है गार्ड कर रही है। हर जगह हर गाड़ी चेक हो रही है, हर आदमी के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं टू मेक श्योर कि कहीं भी जो रशियन मिलिशिया है या रशियन सिंपैथिक लोग हैं या जो
रशियन स्पेशल फोर्सेस कीव के अंदर घुस चुकी है 7-8 दिन पहले, उनको किसी से पकड़ा जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके और न्यूट्रलाइज किया जा सके। राजेश, अब वो सवाल, आखिरी सवाल आपसे कि अगर कीव पर कब्जा में कामयाब रहता है रूस, फिर आगे क्या होगा? देखिए, अगर रूस कीव पे कब्जा कर लेता है तो फिर जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है, यूक्रेनियन गवर्नमेंट है या अमेरिका है या वेस्ट है, उनके पास नेगोशिएशन के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। कीव का गिरना यूक्रेन के गिरने के बराबर है। छुटपुट लड़ाई चलती रहेगी। पश्चिमी यूक्रेन में बहुत जो हैं यूक्रेनियन नेशनलिस्ट हैं जो लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक, और छुटपुट लड़ाई, गुरिल्ला वॉरफेयर चलती रहेगी। लेकिन कीव के गिरने का मतलब है कि जो संप्रभुता है इस गवर्नमेंट की वो खत्म हो चुकी है और यूक्रेन गिर चुका है। वो छोटी मोटी लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन बातचीत में एक रशिया के पास बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में रशिया होगा नेगोशिएट करने के, और मेरा मानना है कि उसके बाद रूस इनकी टेरिटरी से विड्रॉ कर जाएगा और कहीं ना कहीं वो ये एम अचीव कर लेगा कि यूक्रेन हमेशा के लिए न्यूट्रल रहे और कभी नेटो को ज्वाइन ना कर सके, और कभी भी यहाँ नेटो या अमेरिका के हैवी वेपन्स और मिसाइल्स तैनात ना हो सके, और जो गवर्नमेंट यहाँ पे अगली आएगी वो इतनी एंटी रूस गवर्नमेंट नहीं हो सकती है। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया राजेश, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो आपने बड़ी जानकारी सुनी, 20 से ज्यादा धमाके हो चुके हैं, कीव पर कब्जे की तैयारी में है रूस, धीरे धीरे करके उसकी सेना आगे की ओर बढ़ती हुई। हमारे मेहमान लगातार दिन भर आज तक पर बने रहेंगे।